हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हर एक टॉपिक हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि क्लास 6 मैथ्स, क्लास 6 साइंस, क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर या क्लास 6 सोशल साइंस का कोई और चैप्टर पढ़ना हो, तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इन सब का सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज मैप। देन वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम सीखेंगे ग्लोब के बारे में, और हम फिर उसके बाद बात करेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। एंड देन आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, एंड लास्टली वी विल लर्न अबाउट टाइम जोन्स। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं मैप। So what is a map? A map is a representation of some area. It may be a small area like village or town, etc., or a bigger area like district or state, or a very large area like India or even the whole world. तो मैप क्या होता है फ्रेंड्स? मैप एरिया की रिप्रेजेंटेशन होती है। अब वो एरिया, वो जगह छोटी भी हो सकती है, जैसे कि कोई विलेज गांव हो गया, कोई उसका मैप भी हो सकता है, या किसी टाउन का मैप भी बन सकता है, या थोड़ा सा और बड़ा एरिया हो जाए, जैसे कि किसी डिस्ट्रिक्ट का मैप हो गया, या किसी स्टेट का मैप हो गया, मुंबई का मैप हो गया, महाराष्ट्र का मैप हो गया, या फिर आपके हमारे दिल्ली का मैप हो गया, इस तरह से। और अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया, यानी कि कोई बहुत बड़ी कंट्री का भी मैप हो सकता है। वो कंट्री कोई भी हो सकती है, हमारी कंट्री इंडिया भी, या पूरे वर्ल्ड का मैप भी होता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। इसी तरह ये इंडिया का मैप है। तो फ्रेंड्स, जब हम इन मैप्स को देख रहे हैं, तो हम इनको ऐसा बनाया जाता है जैसे कि हम इन मैप्स को, इन एरियाज को ऊपर से देख रहे हों। वी आर लुकिंग एट दीज एरियाज फ्रॉम द टॉप। इस तरह से इन मैप्स को बनाया जाता है। तो जैसे फ्रेंड्स अभी हमने वर्ल्ड का मैप देखा, हमने अपनी कंट्री इंडिया का मैप देखा, ऐसे ही छोटी से छोटी जगह का भी मैप बन सकता है। इधर देखिए, यहाँ पर हमें एक टाउन का मैप दिया हुआ है। तो जैसे कि हमारे लिए एक न्यू टाउन है और हम उस टाउन को विजिट करने गए हैं, तो हम ट्रेन से गए हैं और हम इस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं। अब यहाँ से अगर हमें टाउन में किसी जगह जाना है, लेट्स से कि हमें हॉस्पिटल जाना है, तो इस मैप को देखकर हम उस इसको फॉलो कर सकते हैं एंड वी कैन रीच द हॉस्पिटल इजली। इसी तरह से अगर हमें स्कूल जाना है, तो हमें दिख रहा है कि भाई हमें ये रोड लेनी है। अगर हमें मार्केट में शॉपिंग करने जाना है, तो वो भी हमें पता चल रहा है। ऐसे ही फ्रेंड्स, इस मैप को देख के हम टाउन की बहुत सारी जगहों का पता लगा सकते हैं। तो ये जो मैप्स होते हैं, दे आर वेरी हैंडी फॉर एवरीवन। Next point is, atlas is a book or collection of maps. When many maps are put together, it is called as atlas. तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपने एटलस देखी हो या एटलस का नाम सुना हो। तो एटलस क्या होती है? एक ऐसी बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में ये एटलस है, इसमें बहुत सारे मैप्स हैं। Now let's understand different types of maps. Maps are of mainly three types. तो maps फ्रेंड्स तीन टाइप के होते हैं यूजुअली। एक है फिजिकल मैप्स, दूसरा है पॉलिटिकल मैप्स, और तीसरा है थीमेटिक मैप्स। लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। फिजिकल मैप्स, maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical or relief maps. तो वो मैप्स जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो करते हैं, वो कहलाते हैं फिजिकल मैप्स। नेचुरल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन, जो ये फिजिकल फीचर्स होते हैं फ्रेंड्स, जो इनको शो करते हैं मैप्स, वो कहलाते हैं फिजिकल मैप्स, या उन्हें हम रिलीफ मैप्स भी कहते हैं।
जैसे कि यहाँ देखिए, दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो इधर आप देखिए, हमें यहाँ पर माउंटेन्स भी दिखाए जा रहे हैं, देन वी कैन ऑल्सो सी प्लाटूज, वी कैन ऑल्सो सी रिवर्स हेयर, प्लेन्स भी दिख रहे हैं हमें, ओशन, सी, सारी जो ऐसे नेचुरल फीचर्स हैं वो हम देख सकते हैं इधर। तो ये फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स, अलग अलग कंट्रीज के फिजिकल मैप्स होते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया का भी फिजिकल मैप हो सकता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट का भी फिजिकल मैप होता है। Now, next type of maps are political maps. Maps showing cities, towns, and villages and different states and countries of the world with their boundaries are called political maps. पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये वो मैप्स होते हैं जो एरियाज को, जो जगहों को दिखाते हैं, जैसे कि सिटीज को, टाउन्स को, विलेजेस को, या अलग अलग स्टेट्स को, या अलग अलग कंट्रीज को जो दिखाते हैं विद देयर बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्री के साथ जो मैप्स ये सारी जगहें शो करते हैं उन्हें कहते हैं पॉलिटिकल मैप्स। जैसे कि ये देखिए, ये जो मैप है ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। तो यहाँ पर हम इंडिया की स्टेट्स देख रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज देख सकते हैं, और उन सब की कैपिटल भी देख रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए, आपको ये शुरू से अगर आप ऊपर से देखेंगे, देखिए लद्दाख से लेकर यहाँ पर नीचे तक हमें सारे स्टेट्स और उनकी कैपिटल और यूनियन टेरिटरीज दिखाई दे रही हैं विद देयर बाउंड्रीज। देखिए, स्टेट्स की बाउंड्री है, यूनियन टेरिटरीज की भी बाउंड्री डिपिक्ट हो रही है। तो ऐसे मैप को फ्रेंड कहते हैं पॉलिटिकल मैप। Now, next type of maps are thematic maps. Maps which depict information on specific topics are known as thematic maps. तो मैप्स जो स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उन मैप्स को हम कहते हैं थीमेटिक मैप्स। अब वो स्पेसिफिक टॉपिक्स फ्रेंड्स, वो जैसे कि भाई कुछ किसी भी जगह का की रोड्स के बारे में एक मैप बन सकता है, रेनफॉल वहां पे कैसी कितनी रेनफॉल होती है उसके बारे में मैप बन सकता है, या मैप्स विच शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट और इंडस्ट्रीज। तो ऐसे ही स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर जो मैप्स बनाए जाते हैं, जो इन स्पेसिफिक टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन डिपिक्ट करते हैं, उन मैप्स को हम कहते हैं थीमेटिक मैप्स। एंड suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. Yes friends, जो भी information इन maps में provide करी जाती है उसके basis पर इन maps को एक suitable title दिया जाता है। जैसे कि इस मैप को देखिए, इसका टाइटल है इंडिया क्लाइमेटिक जोन मैप। अब इसका ये जो टाइटल दिया गया है वो इस मैप में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है उसके बेसिस पर दिया हुआ है। इस मैप में हम इंडिया की क्लाइमेटिक जोन के बारे में पढ़ सकते हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई इंडिया में कहाँ पर ह्यूमिड वेदर है। तो इस मैप में फ्रेंड्स हमें इंडिया में अलग अलग एरियाज के क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि इधर देखिए, राजस्थान में डिपिक्ट करा जा रहा है कि भाई इधर एरिड क्लाइमेट है। इसी तरह से अगर हमें पता लगाना है कि भाई कौन सी जगह पर ह्यूमिड क्लाइमेट है या कौन सी जगह पर ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें इस थीमेटिक मैप से आसानी से मिल सकती है। तो ये थीमेटिक मैप्स होते हैं जो स्पेसिफिक टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन डिपिक्ट करते हैं। Now next, components of maps. Now friends, we will learn about the components of maps. There are three main components of maps: distance, direction and symbol. तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं मैप्स के, जो मैप्स को यूजफुल बनाते हैं। ये मैप्स में इंफॉर्मेशन डिपिक्ट करने में मदद करते हैं। तो आइए इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज डिस्टेंस। Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. तो अभी हमने फ्रेंड्स देखा कि जो मैप्स होते हैं वो छोटे से छोटे एरिया या बड़े से बड़े एरिया को एक शीट ऑफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कैसे पॉसिबल होता है? विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। So to represent this, a scale is chosen carefully. So what is a scale? तो ये scale क्या होता है? It is the ratio between the actual distance on the earth and the distance shown on the map. तो फ्रेंड्स, स्केल रेशियो होती है जो अर्थ पर एक्चुअल डिस्टेंस होता है उसके, और जो
मैप पर हम डिस्टेंस शो कर रहे हैं, इन दोनों की रेशो को कहते हैं स्केल। सो बेस्ड ऑन स्केल मैप्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो स्केल के बेसिस पर मैप्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल मैप और दूसरा होता है लार्ज स्केल मैप। आइए दोनों को अच्छे से समझते हैं। पहला है स्मॉल स्केल मैप। Small scale maps show a large amount of area on small space. For example, world map or map of continents. तो ये जो स्मॉल स्केल मैप होते हैं, ये बहुत बड़े एरिया को, लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया यानी बहुत बड़े बड़े एरिया को एक छोटी सी जगह पर रिप्रेजेंट करते हैं, एक पीस ऑफ पेपर पर शो करते हैं। जैसे कि देखिए ये वर्ल्ड मैप है, पूरा संसार इस छोटी सी जगह पर रिप्रेजेंट हो रहा है। इतनी बड़ी जो दुनिया है, इतनी सारी कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सभी एक छोटे से पेपर पर रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं। तो इन स्मॉल स्केल मैप्स में फ्रेंड्स ये होता है। तो देखिए जो इनका स्केल होता है वो कैसा होता है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ही कितने किलोमीटर्स को शो करता है, 100 से लेकर 500 किलोमीटर तक के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा 1 सेंटीमीटर। तो ये होते हैं स्मॉल स्केल मैप विच शो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया ऑन स्मॉल स्पेस। Now large scale maps they show a small amount of area with a greater amount of detail. तो ये जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं फ्रेंड्स, ये छोटे एरिया को, स्मॉलर अमाउंट ऑफ एरिया को ज्यादा डिटेल के साथ शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैप ऑफ विलेज और मैप ऑफ टाउन एक्सेट्रा। तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले हमने मैप देखा था, ये एक टाउन का मैप है, ये लार्ज स्केल मैप है। तो यहाँ पर यूजुअली क्या होता है लार्ज स्केल मैप्स में कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लार्ज स्केल मैप्स होते हैं जो छोटे एरिया को ज्यादा डिटेल के साथ शो करते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैप्स का डायरेक्शन। मैप्स शो डायरेक्शंस दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट टू लोकेट एनी प्लेस। तो फ्रेंड्स मैप्स में डायरेक्शन शो करी जाती हैं, किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, ढूंढने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए डायरेक्शन शो करी जाती हैं। 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, एंड दे आर कॉल्ड एज कार्डिनल डायरेक्शंस और कार्डिनल पॉइंट्स। और इन 4 मेजर डायरेक्शंस को क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स। जैसे कि इधर देखिए ये हैं वो 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इसके अलावा फ्रेंड्स इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं। ये डायरेक्शंस फ्रेंड्स आपको हर मैप के टॉप कॉर्नर में दिखाई देंगी। इन चारों डायरेक्शंस के अलावा 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, एंड दे आर कॉल्ड एज ऑर्डिनल डायरेक्शंस। इन 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस को क्या कहते हैं? ऑर्डिनल डायरेक्शंस। लुक हियर फ्रेंड्स, ये हमने अभी टाउन का मैप देखा था। देखिए ऊपर यहाँ पर हमें ये 4 जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं वो दिखाई गई हैं। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं? देखिए इनको हम ऐसे यूज करते हैं कि सपोज करिए कि हम रेलवे स्टेशन में हैं और हमें हॉस्पिटल जाना है, तो हमें पता है कि हमें ईस्ट में जाना है। देखिए ईस्ट, राइट, तो हम ईस्ट में जाएंगे। इसी तरह से अगर हम म्यूजियम में हैं एंड वी हैव टू गो टू स्कूल, इट मींस वी हैव टू मूव इन द वेस्ट डायरेक्शन। हमें वेस्ट में जाना है, स्कूल जाना है तो हमें। तो इस तरह से हम डायरेक्शंस को यूज करते हैं टू लोकेट प्लेसेस। Now, magnetic compass also helps in finding out directions of a place. फ्रेंड्स अगर हमारे पास मैप नहीं है तो हम मैग्नेटिक कंपास का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं किसी भी प्लेस की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इट्स मैग्नेटिक नीडल। जो उसकी मैग्नेटिक नीडल होती है, इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखिए ये एक मैग्नेटिक कंपास है, तो जो इसकी मैग्नेटिक नीडल है ना, ये हमेशा पॉइंट करती है टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक कंपास भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू लोकेट द प्लेस विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस। Now symbols. It is the third important component of a map.
तो सिंबल्स फ्रेंड्स तीसरा काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। तो सिंबल्स क्या होते हैं? Symbols help to show different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines, or a well using certain letters, colors, pictures and lines. तो सिंबल्स की मदद से फ्रेंड्स हम मैप्स पर डिफरेंट फीचर्स को शो करते हैं। वो फीचर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो सकती हैं या रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस, ये कुछ भी हो सकते हैं ये फीचर्स। तो हम कैसे सिंबल्स यूज करते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए? वी यूज सर्टेन लेटर्स, कुछ लेटर्स यूज कर सकते हैं हम, कलर्स, स्पेसिफिक कलर्स यूज करते हैं, या पिक्चर्स या लाइंस की मदद से हम इन फीचर्स को शो करते हैं। तो ये जो भी हम यूज कर रहे हैं, लेटर्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस, दे आर नोन एज सिंबल्स। एंड सिंबल्स कैन बी ड्रॉन इजिली एंड आर सिंपल टू रीड। और फ्रेंड्स हम सिंबल्स क्यों यूज करते हैं? बिकॉज वो काफी इजिली ड्रॉ हो सकते हैं और बहुत आसानी से हम उनको समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जैसे कि सिंबल्स देखते ही हमें समझ में आता है कि भाई यहाँ पर रोड्स हैं, यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, या कहाँ पर ब्रिजेस हैं, या कहाँ पर ट्रीज हैं। सो सिंबल्स आर वेरी यूजफुल। The Survey of India, a government body, has fixed a set of symbols for maps of India or parts of India. अब फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं किसी भी फीचर को शो करने के लिए। नहीं, एक कंसिस्टेंसी के लिए जो एक गवर्नमेंट बॉडी है, सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने एक फिक्स सेट बना दिया है सिंबल्स का, जो इंडिया में हम यूज करते हैं मैप्स के लिए। देखिए ये हैं वो सिंबल्स, जैसे कि रेलवे लाइन के लिए हम ये सिंबल्स यूज करते हैं, रोड्स के लिए ये सिंबल्स यूज होते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स रिवर के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं, टेम्पल, चर्च, रिलीजियस प्लेसेस के लिए हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं। आइए अब मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ जिनमें ये सिंबल्स यूज करे गए हैं। तो इधर मैप्स में देखिए फ्रेंड्स, ये रिवर है, यहाँ पर ये देखिए रिवर डिपिक्ट करी गई है, हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि ये रिवर है। इसी तरह से ऊपर की तरफ इधर रेलवे लाइंस दिखाई गई हैं इन सिंबल्स को यूज करके। तो जो भी इस मैप को देखेगा उसको बहुत आसानी से समझ आ जाता है कि भाई यहाँ पे रेलवे लाइन है, राइट। इसी तरह से ये जो इधर सारे एरियाज दिखाए गए हैं ऊपर, ये क्या है? ये सब सेटलमेंट्स हैं, ट्रीज वगैरह हमें दिखाए गए हैं। देन वी कैन ऑल्सो सी द रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स हैं, चर्च हैं। तो इन सब के लिए क्या यूज करे गए हैं? मॉस्क है, इन सब के लिए सिंबल्स यूज करे गए हैं। सो बिकॉज दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोब। Our Earth is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है, जो हमारी अर्थ है वो पोल्स पर, नॉर्थ और साउथ पोल पर फ्लैटेंड है, ठीक है, फ्लैट है वो। एंड इट बल्जेस इन द मिडल। बल्जिंग मतलब कि वो फूली हुई है बीच में से। पोल्स पे तो फ्लैटेंड है और बीच में से फूली हुई है। अब ये जो अर्थ की रिप्रेजेंटेशन है, अर्थ ऐसी दिखती है, ये हमें मैप के थ्रू तो पता नहीं चलती। इसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता है ग्लोब। अ ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। इसलिए ग्लोब को एक ट्रू मॉडल या मिनिएचर फॉर्म मतलब कि अर्थ का छोटा रूप, तो ग्लोब ही ट्रूली रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, इसलिए उसको एक ट्रू मॉडल या मिनिएचर फॉर्म कहा जाता है अर्थ का। On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. और ग्लोब पर ही कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को उनके करेक्ट साइज के हिसाब से दिखाया गया है। देखिए जैसे कि कोई भी कंट्री या कोई भी कॉन्टिनेंट अर्थ पर दिखता है वो कितना बड़ा है, जैसे कि अफ्रीका अर्थ पर कितना बड़ा है, वो कितना पोर्शन घेरता है, ये सब करेक्ट साइज उनके रिप्रेजेंट होते हैं ग्लोब पर। इसलिए ग्लोब को मिनिएचर फॉर्म कहा जाता है कि वो एक छोटा रूप है अर्थ का, उस पर सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट साइज पर शो होती हैं। ग्लोब कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन इज रोटेटेड। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक ग्लोब है, ठीक है। अगर आपके स्कूल में आपने ग्लोब देखा है या आपके घर में ग्लोब है तो आप उसको रोटेट करके देखिए, वो बिल्कुल सेम ऐसे रोटेट करता है जैसे कि एक स्पिन, टॉप स्पिन यानी एक लट्टू घूमता है। देखिए मैं भी आपको यहां दिखाती हूं,
ये देखिए ये ग्लोब घूम रहा है, राइट, एक लट्टू की तरह ये घूम रहा है। तो ये घूम रहा है, ये ऐसी एक लाइन पर, एक इमेजिनरी लाइन है इधर, इस पर घूम रहा है, इस पर स्पिन हो रहा है। इसी तरह से हमारी जो अर्थ है वो भी रोटेट होती है एक इमेजिनरी लाइन पर जिसे एक्सिस कहा जाता है। तो इस एक्सिस को अगर मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखिए ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो ये एक्सिस जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है। अभी मैंने आपको ग्लोब को रोटेट करके दिखाया था कि वो कैसा घूमता है एक्सिस पर। तो इसी तरह अर्थ भी एक इमेजिनरी लाइन जिसे एक्सिस कहा जाता है उस पर घूमती है, ठीक है। और जैसे कि आप इस ग्लोब को देख सकते हैं, ग्लोब ऊपर से जहां पे ये इस यहाँ पे फिक्स्ड है, नीडल जहां पे जा रही है और नीचे भी जा रही है, तो ये इन दोनों को कहा जाता है पोल्स। ऊपर वाले पोर्शन को कहेंगे नॉर्थ पोल और नीचे वाले पॉइंट को हम कहेंगे साउथ पोल। इसी तरह से अर्थ पर भी एक्सिस का जो ऊपर का पॉइंट है उसे कहा जाता है नॉर्थ पोल और नीचे वाले पॉइंट को कहा जाता है साउथ पोल। यही पॉइंट मैंने यहां लिखा है, 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole. Now, because the globe and the earth have the same spherical shape, a globe will better represent the geography of the earth than a flat map. अब देखिए हमें पता है कि भाई जो ग्लोब और अर्थ दोनों की स्फेरिकल शेप होती है, तो जो ग्लोब होता है ना फ्रेंड्स, वो ज्यादा अच्छे से अर्थ की ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट कर पाता है रादर देन अ मैप। मैप क्या है, फ्लैट है, तो वो इतना एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होती मैप पर अर्थ की। अब इस चीज को फ्रेंड्स आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए एक ऑरेंज लीजिए और आप उसको पील ऑफ कर लीजिए, उसका छिलका हटा दीजिए। अब आप उस ऑरेंज को अगर फ्लैट करना चाहेंगे तो वो कैसे फ्लैट होगा। अब आप उस छिलके को फ्लैट करने की कोशिश करिए। तो जब आप उसको फ्लैट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जब तक आप उस छिलके को काटेंगे नहीं, ये काटेंगे या फटेगा नहीं वो छिलका, जब तक आप उसको फ्लैट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज से ही फ्रेंड्स आपको अंदाजा होगा कि जो हमारी अर्थ है, जो जो स्पेरिकल है शेप में, उसको हम ज्यादा अच्छे से उसकी ज्योग्राफी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्लोब पर रादर देन ऑन अ फ्लैट मैप, ठीक है। तो हम मैप यूज करते हैं, डेफिनेटली हम सब मैप यूज करते हैं, पर वो हम अपनी सुविधा के लिए यूज करते हैं। जो ग्लोब होता है उस पर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ की, बिकॉज इट इज स्फेरिकल। नाउ टू एक्यूरेटली लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ वी यूज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ड ऑन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब फ्रेंड्स अर्थ पर एक्यूरेटली जगहों को लोकेट करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं जो बेस्ड होता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पर। तो आइए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स समझ लेते हैं। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट लैटिट्यूड्स। स्टूडेंट्स, अगर हमें ये बताना हो कि न्यूयॉर्क सिटी कहाँ लोकेटेड है तो हम कैसे बताएंगे। हम बता सकते हैं कि वो अमेरिका में लोकेटेड है, पर इससे हमें न्यूयॉर्क की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल रही। हम शायद ये भी बता दें कि वो अमेरिका के ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है, पर इससे भी हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलती। तो किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो पहले हम सीखेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। बाय डेफिनेशन, लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये एक्चुअल में नहीं होती, और ये अर्थ की सरफेस पर वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रन करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो रेड कलर की लाइंस दिख रही हैं ये सभी हैं लैटिट्यूड्स। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो रन कर रही हैं वेस्ट टू ईस्ट। नाउ दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी जो लैटिट्यूड्स हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। पैरेलल मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है
वो सेम है. The distance between any two latitudes is always equal. Now next is latitudes are measured in degrees. जो latitudes है वो degrees में measure होता है. Okay? They are numbered from 0 to 90 degree north or south. अब आइए इस पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं. Look at this figure. ये स्टूडेंट्स, ये जो मिडल में लैटिट्यूड है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसे इक्वेटर भी कहते हैं. अब इक्वेटर के ऊपर ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो 0 to 90 डिग्रीज नॉर्थ में नंबर्ड हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं 20 डिग्रीज नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ एक्सेट्रा. और अगर हम अब इक्वेटर के नीचे देखें, इक्वेटर के नीचे जो लैटिट्यूड्स हैं वो 0 to 90 डिग्री साउथ में नंबर्ड हैं. जैसे 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स keep increasing as we move towards the poles from equator. अब यहाँ पोल्स की बात करी जा रही है. तो पोल्स कहाँ होते हैं? इधर देखिए फिर से इस पिक्चर में, ये नॉर्थ पोल है. 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल कहा जाता है. ऐसे ही नीचे ये साउथ पोल है. 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल कहा जाता है. तो हमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इंक्रीज होती चली जाती है. जैसे कि इधर आप देख सकते हैं इक्वेटर पे 0 डिग्री है, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इंक्रीज हो रही है. इसी तरह से जैसे हम इक्वेटर से नीचे साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं फिर से डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इंक्रीज हो रही है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वी मार्क द लैटिट्यूड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बाय डिग्री नॉर्थ एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर बाय डिग्री साउथ. तो स्टूडेंट्स, हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर मीन्स half of a sphere. तो अगर हम अर्थ को बीच में से डिवाइड करें तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड्स हैं उन्हें मार्क करा जाता है बाय यूजिंग डिग्री नॉर्थ. जैसे कि आप इधर देख सकते हैं 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ एंड सो ऑन. इसी तरह से अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो उन्हें मार्क करा जाता है बाय यूजिंग डिग्री साउथ. जैसे कि 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ एक्सेट्रा. नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर 90 डिग्रीज. अब स्टूडेंट्स आप इधर अगर देखें तो यहां पे आपको दिखाई देता है ये नॉर्थ पोल और नीचे दिखाई देता है साउथ पोल. तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं 90 डिग्रीज पे. नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्रीज नॉर्थ पे और साउथ पोल होता है 90 डिग्रीज साउथ पे. Now let's learn about equator. The equator is the most important and longest latitude. Equator सबसे जरूरी और लंबा लैटिट्यूड होता है. Equator is at 0 degree, which divides the earth into two equal halves, northern hemisphere and southern hemisphere. तो इक्वेटर जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं
ये 0 डिग्री पे होता है इधर, और ये हमारी अर्थ को डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ्स में, और ऊपर वाले हाफ को कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले हाफ को कहा जाता है सदर्न हेमिस्फेयर। अब इक्वेटर के अलावा भी बहुत से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज एट 23 डिग्री नॉर्थ, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है। फिर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो होता है सदर्न हेमिस्फेयर में एट 23 डिग्री साउथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है आर्कटिक सर्कल, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है इधर, और ये है 66 डिग्री नॉर्थ में। इसी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में होता है अंटार्कटिक सर्कल, ये होता है 66 डिग्री साउथ में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड्स। So first feature of latitudes is all latitudes are complete circles except the North Pole and South Pole. They are points. ये सारे latitudes, जितने भी latitudes हैं, ये सभी circles हैं, complete circles. सिर्फ North Pole और South Pole को छोड़कर ये दोनों poles points हैं. North Pole and South Pole are points. And all other latitudes are complete circles. Next, the length of latitudes decreases as we move from equator to the poles. अभी हमने पढ़ा था कि इक्वेटर सबसे longest latitude होता है, तो जब हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं तो लैटिट्यूड्स की लेंथ छोटी होती जाती है। ये देखिए, जब हम नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रहे हैं या साउथ पोल की तरफ मूव कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ लैटिट्यूड्स कीप ऑन डिक्रीजिंग। नाउ नेक्स्ट फीचर इज द लैटिट्यूड्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये लैटिट्यूड्स एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर लोकेट होते हैं और इसीलिए इन्हें पैरेलल्स भी कहा जाता है। अब लैटिट्यूड्स हमने समझ लिए हैं, अब हम सीखेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस या लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस विच रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं पर ये वर्टिकल लाइंस होती हैं और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे वर्टिकली आती हैं। These lines are not parallel to each other, but they are of equal length. Latitudes हमने पढ़ा कि वो parallel lines होती हैं, पर longitudes parallel lines नहीं होती हैं। ये इक्वल लेंथ की होती हैं। सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। स्टूडेंट्स, हम लॉन्गिट्यूड्स को मस्कमेलन से भी याद रख सकते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, मस्कमेलन में भी ऊपर से लेके नीचे तक ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, राइट? और ऐसी ही हमारे लॉन्गिट्यूड्स भी होते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये वर्टिकल लाइंस हैं। नाउ द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लॉन्गिट्यूड्स इज लेस एट द पोल्स एंड इंक्रीजेस टूवर्ड्स द इक्वेटर। किन्हीं भी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो जब हम पोल्स पे होंगे, चाहे नॉर्थ पोल पे हो या साउथ पोल पे हो, वो सबसे कम होता है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आते जाते हैं वो डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट,
They are numbered from 0 to 180 degree ईस्ट और वेस्ट। तो लॉन्गिट्यूड्स को हम कैसे मार्क करते हैं? 0 से लेके 180 डिग्री तक ईस्ट या वेस्ट। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं 20 डिग्री वेस्ट या 20 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री वेस्ट या 40 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन। Now next, the prime meridian is the most important longitude which passes through Greenwich near London. तो जो प्राइम मेरिडियन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है। ये देखिए, ये है प्राइम मेरिडियन और ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है और ये पास करता है ग्रीनविच से, जो लंदन के पास सिचुएटेड है, और इसीलिए इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ओके, It is the line of longitude at 0 degree which divides the earth into two equal halves. तो ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर लोकेटेड होता है। ये देखिए, ये है लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री पे है और इसे कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है इसे। और ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। कौन से हैं वो 2 इक्वल हाफ्स? ये है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और इधर है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। मेरिडियंस इन द ईस्ट आर मार्क्ड एज डिग्री ईस्ट। तो ये जो सारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ईस्ट में, इन्हें मार्क करा जाता है यूजिंग डिग्री ईस्ट। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं 20 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन। अब इस तरफ जो वेस्ट में मेरिडियंस होते हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उन्हें मार्क करा जाता है यूजिंग डिग्री वेस्ट। जैसे कि 20 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट एंड सो ऑन। तो ये सब कुछ हमने सीखा लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। नाउ लेट्स लर्न फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। फर्स्ट फीचर इज ऑल लॉन्गिट्यूड्स मीट एट द पोल्स। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं सारे लॉन्गिट्यूड्स पोल्स पर जाकर मिलते हैं, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। एंड ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ सेम लेंथ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे लॉन्गिट्यूड्स सेम लेंथ के ही होते हैं। नेक्स्ट फीचर, द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। The distance decreases as we move towards the poles. तो स्टूडेंट्स, 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर होगा? यस, इक्वेटर पर। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, हम किसी भी पोल की तरफ मूव करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाता है। जैसे कि आप इधर इस डायग्राम में देख सकते हैं, किसी भी 2 लॉन्गिट्यूड्स को देखिए, सबसे ज्यादा डिस्टेंस उनका इस इक्वेटर पर है। और फिर जैसे जैसे कि हम ऊपर मूव कर रहे हैं पोल्स की तरफ या नीचे मूव कर रहे हैं साउथ पोल की तरफ, ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है। देखिए, डिस्टेंस कम हो रहा है ना, और नीचे कितने ज्यादा डिस्टेंस है इक्वेटर पर, राइट? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। Latitudes and longitudes intersect across each other and form a network of lines called as grid lines. तो ये जो latitudes और longitudes हैं, ये एक दूसरे को intersect करते हैं और वो फॉर्म करते हैं एक network of lines जिसे grid lines कहते हैं। ये देखिए, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये longitudes और latitudes ये दोनों क्या है, ये intersect कर रहे हैं और एक ये network of lines बनाते हैं जिसे grid lines कहा जाता है। And every place on earth has a location which can be precisely defined with the help of grid of latitudes and longitudes. They are also called as coordinates. So friends, earth पर हर एक place की एक location होती है जिसको हम easily define कर सकते हैं, precisely define कर सकते हैं इस grid line की मदद से, grid of latitudes and longitudes की मदद से, और इसी को कहते हैं coordinates. एक latitude और एक लॉन्गिट्यूड मिलकर बनाते हैं कोऑर्डिनेट। हर एक जगह का एक कोऑर्डिनेट्स होते हैं।
With two coordinates we can locate any place on earth. और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से फ्रेंड्स, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम अर्थ पर किसी भी प्लेस को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सपोज करिए फ्रेंड्स, इधर देखिए देखिए कि ये जो है ये है 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये सपोज करिए, और ये जो है ये है 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फ्रेंड्स, तो यहां पर ये जो पॉइंट है, यहां पर ये जो लोकेशन है ये है दिल्ली। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी लोकेशन के। तो दिल्ली के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी लोकेशन के? 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस टू लोकेट दैट प्लेस प्रिसाइसली। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ग्रिड सिस्टम अर्थ पर, ग्लोब पर देखा था। अब इसी ग्रिड सिस्टम को हम वर्ल्ड के मैप पर देखते हैं। देखिए ये एक वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पर ये सारे ग्रिड बने हुए हैं। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो सपोज करो अगर हमें किसी को बताना है कि इंडिया अर्थ पर कहाँ लोकेटेड है, तो हम कैसे बताएंगे? हम बताएंगे कि इंडिया देखो यहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे ये लैटिट्यूड मिल रहा है और ये लॉन्गिट्यूड मिल रहा है। ये देखिए ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पोजीशन मानी जाएगी इंडिया की। तो इस तरह से हम ग्रिड सिस्टम को यूज करके दुनिया की किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम जोन्स। लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क्स द टाइम एंड डिफाइंस द टाइम जोन्स। फ्रेंड्स, जो ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, एक तो ये टाइम को मार्क करते हैं यानी टाइम बताते हैं, और दूसरा ये टाइम जोन्स को भी डिफाइन करते हैं। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। द अर्थ कंप्लीट्स अ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस एवरी 24 आवर्स। देखिए हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लेती है। A full 360 degree rotation represents 24 hours, so 1 hour can be represented by 15 degree of rotation of the earth. देखिए हमें पता है कि एक रोटेशन में 360 डिग्रीज होते हैं, तो इसका मतलब कि अर्थ ने अपनी एक रोटेशन यानी 360 डिग्रीज उसने रोटेट करा कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो यानी कि फ्रेंड्स कि एक घंटे में अगर हम 360 डिग्रीज को 24 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 15, यानी कि एक घंटे में अर्थ ने 15 डिग्री रोटेट किया। 1 hour कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 15 डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। एक घंटे में अर्थ ने 15 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड रोटेट किया या 15 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड कवर करे। So the earth is divided into 24 time zones, each 15 degree of longitude wide. Each time zone represents 1 hour of time. तो फ्रेंड्स, अर्थ को हम डिवाइड कर सकते हैं 24 टाइम जोन्स में, और हर एक टाइम जोन जो है वो होती है 15 डिग्री वाइड, और हर एक टाइम जोन रिप्रेजेंट करती है 1 आवर ऑफ टाइम। अब इसी को हम यूज करके टाइम जोन्स बनाते हैं। अब आइए मैं आपको बताती हूं कि टाइम जोन्स को कैसे रीड करते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि हम ये जो ग्रीनविच है इसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं टाइम का। यहां पर हम कहते हैं कि भाई ये 0 डिग्री है। तो फ्रेंड्स, जब हम इस 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ, इधर की तरफ जाएंगे, तो हर एक 15 डिग्री पर हर एक घंटा कम होता चला जाएगा टाइम का। और अगर हम 0 डिग्री के ईस्ट पर जाते हैं तो हर 15 डिग्री पर एक घंटा बढ़ता चला जाता है। सपोज करिए कि यहां पर 0 डिग्री पर 9 बज रहे हैं, तो अगर मैं इसके 15 डिग्री वेस्ट पर जाऊं तो एक घंटा कम हो जाएगा, यानी कि यहां पर 8 बज रहे होंगे। और अगर मैं 0 डिग्री के ईस्ट में जाऊं, 15 डिग्री ईस्ट में जाऊं, तो एक घंटा बढ़ जाएगा, यानी कि इधर
10 बज रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको पता होगा ना कि भाई टाइम जोन जो होती है, जो टाइम है ये वेरी करता है। आपने सुना होगा अपने घर में कि भाई जैसे कि अगर आप इंडिया में हैं और कोई यूएस में रहता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं अभी मत कॉल करो उसको, वहां पर रात हो रही होगी, चाहे हमारे यहाँ पर दिन है। तो यही रीजन होता है फ्रेंड्स, इसलिए जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। और अब अगर फ्रेंड्स हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फ्रेंड्स जो टाइम होता है वो जीएमटी प्लस 5.5 आवर्स होता है। जीएमटी मतलब ये जो ग्रीनविच मीन टाइम होता है ना, जो हमने स्टैंडर्ड लिया है, इसमें 5.5 आवर्स को हम ऐड कर देते हैं, वो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होता है, आईएसटी जिसको हम कहते हैं। Next point is the international date line is an imaginary line located around 180 degrees longitude opposite the prime meridian. अब देखिए फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो लोकेटेड है 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड के, और ये अपोजिट होती है प्राइम मेरिडियन के। देखिए ये है प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्रीज पर है। अब हम जैसे यहां पर ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं तो ये जो लॉन्गिट्यूड है ये बढ़ता चला जाता है, और इसके फ्रेंड्स बिल्कुल अर्थ के यहां पर पीछे, यानी कि इसके अपोजिट, प्राइम मेरिडियन के अपोजिट होगा 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड। वो है एक इमेजिनरी लाइन और उसे कहते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन। क्रॉसिंग दिस इंटरनेशनल डेट लाइन चेंजेस द डेट बाय 1 डे। तो फ्रेंड्स अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं तो वो एक डेट जो है वो चेंज हो जाती है। वो कैसे, क्या होती है? देखिए, इफ यू क्रॉस इट मूविंग ईस्टवर्ड you subtract the day, and if you cross it moving westward you add a day। अगर आप ईस्टवर्ड मूव करते हुए इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो आप एक दिन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और अगर आप वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं तो आप एक दिन ऐड कर लेते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट इंटरनेशनल डेट लाइन।